हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। आज जीएस एमसीक्यू सीरीज की चौथी वीडियो है ये। आज भी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो आपको पता करना है कि कौन सा सही है, तो हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करते चलते हैं। तो आपको पता होगा कि 1931 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वह कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था आपको 1929 ईस्वी में। यह जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी में आपको पता होगा कि आगे चल करके यानी कि 21 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर इन्होंने उस समय का जो तिरंगा झंडा था उसको फहराया था। और उसी समय यह डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, जिसके कारण बाद में जब भारत में हम लोग गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि यह जो अधिवेशन हुआ 1931 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था। आपको 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1931 में, उसमें उन्होंने क्या डिमांड किया था, तो आज जो हम लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है उस मौलिक अधिकार की बात इसी कराची अधिवेशन में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी या उसका प्रस्ताव रखा गया था, तो कराची अधिवेशन। अगर बात करें कि लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1919 मार्लो मिंटो सुधार, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट था 1919 मार्लो मिंटो सुधार, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आपको पता होना चाहिए कि मार्लो मिंटो सुधार जो है यह कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था, ठीक है। तो 1919 में क्या हुआ था, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन यह किया गया था। नेक्स्ट है कि 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो यह बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि 1 अगस्त 1921 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। जब तिलक जी का निधन हुआ उसी समय गांधी जी ने अनाउंस कर दिया था असहयोग आंदोलन के बारे में। आगे देख लेते हैं 1920 रॉलेट सत्याग्रह, जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था अप्रैल 1919 में। तो इन चारों में से इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। किसी भी एक ऑप्शन को उठा करके भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत बार एग्जाम में आए भी हैं, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड मेनली स्टेटमेंट है। हमने शायद पिछले वीडियो में भी बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है, तो 124 में है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, तो 124 में है। और हाई कोर्ट किस में है, तो 214 में है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो यह बिल्कुल सही है। इसका गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, बिल्कुल सही बात है। इससे ऊपर दूसरी कोई अदालत नहीं है। हाई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट के ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद है उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। तो हाँ, बिल्कुल आप अपील कर सकते हैं। बहुत तरीके की चीजें हैं जिसको लेकर के आप अपील कर सकते हैं। PIL भी आप दायर कर सकते हैं। इसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसके लिए भी आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर आपसे रिलेटेड कोई जजमेंट आता है तो आप उसको लेकर के भी आगे अदालत में जा सकते हैं। तो यह भी सही है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। डी है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित, इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। सवाल में पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है, 33 है। तो यह गलत हो जाता है। अगर सिर्फ पूछता कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने न्यायाधीश हैं, तब 33 सही हो जाता। लेकिन मुख्य न्यायाधीश है तो हम लोग एक इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 34 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है।
यानी कि हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, मेनली ऑप्शन क्या है, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। तो इसके लिए आपको मैप में जानकारी होनी चाहिए कि किस पहाड़ की स्थिति या किस पहाड़ी की स्थिति क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं, मेनली आपको इसमें दिख जाएगा सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा आपको दिख रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये भी आपको दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा है, विंध्य रेंज आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें महादेव और मैकाल नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि सतपुड़ा जो है वो सबसे पश्चिम में हो गया एक तरीके से, जो हमारा ऑप्शन है उसके हिसाब से बता रहे हैं। और छोटा नागपुर जो हो गया वो बिल्कुल ईस्ट में हो गया, यानी कि सबसे पूरब में हो गया। आगे इसमें आप देख लेंगे, शायद आपको सही से दिख ना रहा हो, यह हो गया सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा से जस्ट थोड़ा सा आगे है ये कौन सा, महादेव श्रेणियां। उसके जस्ट थोड़ा सा बाद कौन सा है, मैकाल श्रेणी है, और उसके बाद ये है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, फिर मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे क्वेश्चन में इसमें पश्चिम से पूर्व पूछा है, किसी एग्जाम में पूछ ले पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट ऊंचाई, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, या आइसोबाथ गहराई। तो ये चारों फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने दिया है। तो आइसोबार वायुदाब का है, बिल्कुल सही है। आइसोहाइट, हाइट से आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर नहीं भी याद होगा तो हाँ ये भी सही है। बार से आप अनुमान लगा सकते हैं वायुदाब के बारे में, हाइट से आप अनुमान लगा सकते हैं ऊंचाई के बारे में। लेकिन आइसोहेलाइन है, शायद कंफ्यूजन हो कि इसमें क्या होगा, तो इसको भी छोड़ते हैं। आइसोबाथ, बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं गहराई का, तो यह भी सही है। आइसोहेलाइन जो लिखा है बर्फ वर्षा, तो ये गलत है। तो आइसोहेलाइन का जो यूज हम लोग किस चीज में करते हैं, तो समुद्र का जो खारापन है उसमें जो दो लेवल है, अगर दो लेवल पे एक तरीके का खारापन है तो उसको आइसोहेलाइन से कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्र है, इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे इतना गहरा है, यहाँ पे इतना गहरा है, ये हो गया। तो अगर आइसोबाथ की हम बात कर रहे हैं तो गहराई यहाँ, और मान लीजिए कि एक ही गहराई यहाँ, तो ये दोनों सेम हो गया। लेकिन अगर बात हम लोग आइसोहेलाइन करेंगे, खारापन की बात करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ का जो खारापन हो और यहाँ का खारापन जो हो सेम हो। तो हो सकता है कि ये जो दोनों को मिलाएगा लाइन वो हो जाएगा आइसोहेलाइन, यानी कि दो जगह पे जब खारापन सेम होगा उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वह आइसोहेलाइन हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ है फसल, दूसरा तरफ है देश। तो ऐसे क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में जनरली पूछे जाते हैं, इसलिए यह दिया गया है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक इसमें है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन थाईलैंड करता है, सही है। कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन मंगोलिया करता है, यह गलत है। कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन मंगोलिया नहीं करता है बल्कि ब्राजील करता है। जैतून का स्पेन करता है और गन्ना का ब्राजील करता है। गन्ना का ब्राजील करता है यह तो सही है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने बताया था कि चीनी का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा पहले ब्राजील करता था, ठीक है, चीनी का। लेकिन अब कौन करता है, अब इंडिया करता है। इंडिया सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीनी का, सबसे ज्यादा उपभोग भी इंडिया करता है चीनी का, लेकिन एक्सपोर्ट में सेकंड पोजीशन पे है। तो गन्ना ब्राजील सही होगा, जैतून स्पेन सही होगा, लेकिन कहवा का कौन करता है, तो कहवा का ब्राजील करता है, तो इसमें यह गलत हो गया। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि किस काल में कौन आया, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उस हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, दूसरा है रॉल्फ फिच, तीसरा है सर थॉमस रो, चौथा है निकोलस काउंट। तो हॉकिंस और रॉल्फ फिच के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है, अगर आपको याद होगा कि रॉल्फ फिच जो है यह किसके टाइम में आया था, तो यह अकबर के टाइम में आया था। अकबर के टाइम में आता है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये सब घूमता है। उसके बाद हमने बताया था कि अकबर के दरबार में जाता है। तो 1583 ईस्वी में यह इसका भारत में आगमन होता है। विलियम हॉकिंस जो है यह 1508 में भारत आता है। कहां आता है, तो 1508 में यह सूरत आता है, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि जहांगीर के दरबार में कब जाता है, तो जहांगीर के दरबार में जाता है यह कब, तो 1509 ईस्वी में जाता है, ठीक है। आगे है कि सर थॉमस रो, तो सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में कब जाता है, तो सर थॉमस रो जाता है 1515 ईस्वी में। कहां जाता है, तो यह
जहांगीर के दरबार में जाता है, ठीक है। लेकिन अगर निकोलस डाउन्स की बात की जाए तो यह कब आता है, तो यह 1514 से 1515 के बीच में आता है। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले रॉल्फ फिंच हो जाएगा यानी कि ए, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद विलियम हॉकिंस हो जाएगा यानी कि 2 और 1। 2 सबसे पहले किसमें है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सिर्फ इसमें है, 2 1 4 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। नीति आयोग की बात की जा रही है, ठीक है। नीति आयोग से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद है कि आगे भी यह सवाल पूछ सकता है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। पहले प्लानिंग कमीशन ही यह नीति तैयार करती थी कि आगे आने वाले सालों में किस तरीके से कार्य होगा, जिसको अब रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग में। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन आपको पता होगा कि जनवरी 2015 में किया गया था, तो यह भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत है। अगर आपसे पूछ ले या इस तरीके से भी यह सवाल पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। उसके मेंबर्स में बहुत जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कभी भी आपको पता है कि पूर्णकालिक या अस्थायी नहीं हो सकते हैं, कुछ समय में वह बदल सकते हैं, या हो सकता है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी बदल जाए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चारों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वह सघनतम है। सघनतम कहने का मतलब इसका जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वह सबसे ज्यादा है हमारे सौर मंडल में। हमारे सौर मंडल में कौन कौन है सौर परिवार में, तो सूर्य है और हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी सबसे सघनतम है। तो पृथ्वी जो है यानी कि अर्थ जो है, अर्थ का डेंसिटी कितना है, तो इसका 5.5, इसको ध्यान रखिएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक ना। यहाँ पे ग्राम है, इसको ध्यान रखिएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम शनि का है, वह कितना है, तो 0.6 है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि ग्रह को अगर समुद्र में डाल दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, तो वह डूबेगा नहीं बल्कि वह तैरने लगेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से भी, समुद्र नहीं वाटर आप मान के चलिए कि अगर जल में उसको डुबा दिया जाए तो वह तैरने लगेगा, क्योंकि जल की डेंसिटी से भी शनि का डेंसिटी कम है। नेक्स्ट है यानी कि पहला जो है यह सही हो गया। दूसरा है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। तो आपको पता होगा कि सिर्फ सिलिकॉन नहीं है, Fe है प्लस Si है, इसमें आपको ऑक्सीजन भी है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि मुख्य तत्वों में सिर्फ सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन के साथ साथ फेरस भी है। फेरस की मात्रा ध्यान रखिए, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सब फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा, फेरस है। सेकेंड में आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, और थर्ड में कौन सा हो जाएगा, थर्ड में है आपको सिलिकॉन। तो इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य परिवार में सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है, यानी कि जो हमारा सौर परिवार है उसका जो मैक्सिमम द्रव्यमान है उसका 75% सिर्फ सूर्य में ही है। यह भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कि 75% नहीं बल्कि 99 पॉइंट समथिंग है, यानी कि लगभग 100% के आसपास इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 99 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 75% नहीं, उससे भी ज्यादा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/90 गुना है, तो यह भी गलत है। 190 गुना नहीं बल्कि कितना है, 109 गुना है। तो ये चारों स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में किसी भी एक ऑप्शन को उठा करके सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसको किसको मिला करके स्टेनलेस स्टील बनता है, आपको पता है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है, जंग रोधक होता है, उसका जो वेट होता है वह लोहे के वेट से कम होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वह लोहे के स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा कि मेनली स्टेनलेस स्टील किसको किसको मिला करके बनता है, तो इसमें आपको मिला करके बनता है लोहा यानी कि फेरस, लोहा हो गया। उसके बाद आपको कौन सा होता है, तो फेरस की जो मात्रा है इसमें वह कितना है, तो 89.4% है।
इसमें क्रोमियम कितना हो जाएगा, क्रोमियम आपको ध्यान रखना है, वह हो जाएगा 10%। मैंगनीज कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.35%। कार्बन कितना हो जाएगा, तो 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, यानी कि एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वह उसमें किससे रिलेटेड मंदिर दिया हुआ है। तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि या तो सिर्फ बौद्ध हो सकता है, या तो बौद्ध और जैन दोनों हो सकते हैं, या बौद्ध और जैन के साथ साथ हिंदू धर्म भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलोरा जो गुफा है उसका निर्माण किसके समय में हुआ था, तो राष्ट्रकूटों के समय में मेनली एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था। इसमें टोटल कितने हैं, तो इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से जो 1 से 12 है 1 to 12 वह बौद्धों के लिए है, जो 13 से 29 तक है वह किसके लिए है, तो वह हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और इसमें जो 30 से 34 तक है वह आपको जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इसमें आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ बौद्ध नहीं, बौद्ध के साथ हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए हैं और जैन धर्म से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि डी सही हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आगे जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, जो बताया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं। तो इन क्वेश्चंस का भी आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ओनली बीपीएससी ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।